हेलो स्टूडेंट्स, फायर एंड आइस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स। तो आपका स्वागत है अध्ययन मंच में। अध्ययन मंच के LRS यूट्यूब चैनल पर आपको डिटेल्ड में वीडियोस मिलेंगे, डिटेल्ड में चैप्टर एनालिसिस मिलेगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिलेगा। फायर एंड आइस को मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन समझाया है, मैंने आपको राइमिंग बताई है उसकी। अब बारी है उसकी प्रमुख वोकेब की और क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख्य वर्ड्स क्या है, मुख्य मीनिंग्स क्या है फायर एंड आइस के। राइट, तो ये फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम सेकंड है। पोएम 1A 1B बोल लो या पोएम सेकंड। वैसे पोएम सेकंड क्यों, यूनिट फर्स्ट की पोएम सेकंड। फायर एंड एस आइस। फायर का मैंने आपको अर्थ बताया था, आग है, आइस का बर्फ है। लिखा किसने है? लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा, जो अमेरिकन राइटर हैं। राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब चलते हैं वोकेबुलरी की तरफ। पहला है फायर। फायर मतलब आग। फायर को लिखते कैसे हैं या उच्चारण क्या है ये देख लीजिए, फायर। राइट। आइस। आइस। आइस माने बर्फ। आइस माने बर्फ। पेरिस, इस पे हमने चर्चा की थी प्रीवियस वीडियो में जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था। पेरिश कहते हैं मरना। पेरिश मरना, जिसके इंग्लिश में अर्थ होता है डाई, DIE। सफाइस, सफाइस का अर्थ होता है पर्याप्त। सफिशियंट शब्द आपने जरूर सुना होगा, इनफ शब्द सुना होगा, ऐसे ही सफाइस। सफाइस का अर्थ होता है पर्याप्त होना। इसको होना भी लिख सकते हैं, पर्याप्त होना। बी सफिशियंट यानी पर्याप्त। सफिशियंट माने पर्याप्त और सफाइस मतलब पर्याप्त होना, बी सफिशियंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। डिजायर मतलब चाह या इच्छा या अभिलाषा। क्या उच्चारण है? डिजायर, डिजायर। ठीक। हेट, हेट माने घृणा। हेट माने घृणा। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही। डिस्ट्रक्शन मान होता है तबाही। राइट। डिस्ट्रक्ट से बना है डिस्ट्रक्शन, TION। जब ये लग जाता है, ये अगर सफिक्स लग जाता है तो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है वर्ब। ठीक है, तो डिस्ट्रक्ट मतलब तबाह करना, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, ये नाउन है। राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके सिलेबस में नाउन को कन्वर्ट करना भी सिखाया गया है। नाउन को कन्वर्ट करने के लिए एक प्रश्न आता है आपके अनसीन पैसेज में से। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे पहचानेंगे हम, कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। OT, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये OT है, महत्वपूर्ण OTs है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डज द फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। स्टैंड फॉर का मतलब है कि यहाँ फायर किस जगह, फायर की जगह कौन है या फायर का प्रतिरूप कौन है, फायर की बात किसके लिए की गई है। अथवा में पूछ सकते हैं व्हाट डज फायर सिंबलाइज। सिंबलाइज मतलब किसका प्रतीक है फायर इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता में फायर किस चीज का प्रतीक है। ठीक है, फायर एंड आइस कविता में फायर, आग, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज का प्रतीक है, किसकी जगह पर खड़ा हुआ है, किससे तुलना की जा रही है। तो आंसर है डिजायर। और राइमिंग भी देख लो, फायर डिजायर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फायर की तुलना किससे की गई है, फायर किसकी जगह स्टैंड करता है, फायर किसके सिंबलाइज करता है, तो है फायर डिजायर। राइट। दूसरा, व्हाट डज द आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। आइस किसकी जगह खड़ी हुई है, स्टैंड फॉर का मतलब है किसकी जगह इस्तेमाल किया गया है या किसके लिए बात कही गई है आइस की। ये व्हाट डज आइस सिंबलाइज। सिंबलाइज मतलब प्रतीक। आइस किसका प्रतीक है, तो आइस प्रतीक है हेटर्ड, घृणा का। स्पेलिंग याद रखना, HATE होता है हेट, और इसकी होती है HATRED, TR ये एक साथ आती है, यहाँ गलती हो जाती है। तो OT में तो वैसे दिया रहेगा, लेकिन आपको अपने से अगर लिखना हुआ कहीं आंसर्स में तो HATRED। ठीक है, तो फायर एंड आइस में आइस, हेटर्ड, फायर, डिजायर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से एक आता है OT में। तीसरा, तीसरा मैंने आपको बताया है बेटा, कोई भी कविता है आपके सिलेबस में, जितनी कविता है सबके राइटर आपको याद होने चाहिए, पोइट पता होना चाहिए, पोइट या पोइटेस कौन है। ठीक है, तो हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता किसने लिखी है। देखो बेटा, अब तीन चार चीजें हैं।
चाहे तो रिटर्न लिख के आ जाए, ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, चाहे कंपोज्ड लिख के आया है, कंपोज्ड माने भी लिखना होता है, ठीक है, और चाहे ये लिख के आया कि पोइट कौन है, या ये लिख के आया कि पोइटेस कौन है, पोइटेस माने कवयित्री और पोइट माने कवि। इन चारों शब्दों में कोई सा भी शब्द आया, इसका अर्थ है कि ये पूछ रहे हैं कि कविता लिखी किसने। कंपोज्ड माने लिखना, राइट माने लिखना, और पोइट मतलब कवि कौन है, और पोइटेस या कवयित्री कौन है। तो ये अगर शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये कवि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कवि की। और कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है। तो फायर एंड आइस कविता किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन खत्म हो जाएगा क्या? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन दुनिया से क्या खत्म हो जाएगा? तो या एक दिन क्या खत्म हो जाएगा? एक दिन खत्म हो जाएगी पृथ्वी या वर्ल्ड। वर्ल्ड आ जाए तो वर्ल्ड आंसर है ओटी में ऑप्शन, और ऑप्शन अगर अर्थ आ जाए तो अर्थ आंसर है। ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, या तो अर्थ आएगा चार में से एक ऑप्शन, या वर्ल्ड आएगा। वर्ल्ड माने दुनिया, अर्थ माने अपनी प्यारी पृथ्वी। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का अर्थ क्या है? मीनिंग मतलब अर्थ, पेरिस मतलब एक शब्द है। इस शब्द का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है डाई। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, डाई मर जाना। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है। ओटी हो गई, 5 ओटी है, इतनी ओटी बस महत्वपूर्ण है इस पोइम की, है ना। छोटी सी कविता है, छोटी सी कविता में ये ओटी है, इस ओटी से बाहर प्रश्न नहीं जाता है। ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर्स, और ये आते हैं बेटा 2-2 नंबर के। ठीक है। इसमें जो थीम पूछी जाती है या सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, वो आ जाता है 3 नंबर का। ठीक है। सेंट्रल आइडिया ज्यादातर 3 नंबर के ही आते हैं। वाह, पहला प्रश्न, व्हाट डज द फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। अब ये ओटी में भी आया था, व्हाट डज द फायर स्टैंड फॉर। ओटी में आया है तो ऑप्शन दिया है, अगर ओटी में नहीं आया है तो 2 नंबर का आया है, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फायर, अब डज लगा है तो स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे क्योंकि डज लगा है। तो फायर स्टैंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल होता है। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर इन द पोएम। फायर किसकी जगह पर इस्तेमाल, किसकी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है? डिजायर के। ठीक है। तो फायर की तुलना किससे की गई है? डिजायर से की गई है। व्हाट डज द आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, ये भी ओटी में पढ़ा था। आइस किसकी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, या आइस की तुलना किससे की गई है? तो डज लगा है तो स्टैंड में एस लग जाएगा। आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, मीनिंग याद रखना, हेटर्ड इन द पोएम। आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड इन द पोएम। ठीक है। हेट माने घृणा। ठीक है। और डिजायर मतलब चाहत, अभिलाषा, इच्छा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि सेंट्रल आइडिया क्या है फायर एंड आइस में, या अथवा में ये भी पूछ सकते हैं कि मैसेज क्या दिया है कविता में, या थीम क्या है। अच्छा, थीम और सेंट्रल आइडिया को मैं आपको बता चुका हूं। थीम माने क्या, सेंट्रल आइडिया माने क्या। सेंट्रल आइडिया मतलब सारांश, कविता का सारांश, और थीम मतलब कविता से आपको क्या सीख मिली। तो ये दोनों क्वेश्चन तो समान हो गए कि थीम क्या है और मैसेज क्या है, यानी आपको क्या मैसेज दिया गया इस कविता में, या इसकी थीम क्या है, यानी आपने क्या सीखा। सेंट्रल आइडिया मतलब सारांश से, लेकिन आप लोगों को ईज करने के लिए, सरल करने के लिए ऐसा आंसर बनाया है जिसमें दोनों ही चीजों का समाहित हो जाए, सेंट्रल आइडिया का भी थोड़ा आ जाए और थोड़ा थीम का भी आ जाए, ताकि आप ये एक क्वेश्चन अगर ये दोनों में से कुछ भी पूछ ले, चाहे सेंट्रल आइडिया या थीम, आप उसको आसानी से लिख के आ जाए। लेकिन मैंने बता दिया है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। आंसर ये लिख के आओगे, चाहे थीम पूछे चाहे सेंट्रल आइडिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर सुन लो आप। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस। जो फायर एंड आइस है कविता है, वो किसके बारे में बात करती है? टॉक मतलब बातचीत करना। किसके बारे में बात करती है? अबाउट यानी के बारे में, ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भावनाएं, इसके बारे में ये कविताएं बात करती है। किसके बारे में बात करती है? मानवीय इमोशंस के बारे में। लाइक डिजायर एंड हेटर्ड, जैसे मान की इमोशंस क्या है, भाव क्या है, भावनाएं क्या है। एक घृणा का होता है, एक डिजायर इच्छा का होता है।
ये दोनों मानव के अंदर पनपते हैं, मानव के इमोशंस हैं। इफ दीज इमोशंस आर आउट ऑफ कंट्रोल, और यदि ये इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, तो ये पूरे संसार को खत्म कर सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है। देखो ये एक थीम हो गई, आपको क्या बताया गया है कि इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस के बारे में, यानी कि आपको मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया है कि ह्यूमन इमोशंस इंसान का क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें ये भी झलक है कि कविता किस बारे में। ठीक है, तो थीम और सेंट्रल आइडिया का अगर आ रहा है तो प्रश्न का आंसर आप एक ही लिख सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ। फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा बात करती है ह्यूमंस इमोशंस के बारे में, जैसे डिजायर और हेटर्ड। यदि ये इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो ये दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड। जो कविता में रेफरेंस दिया गया है कि दुनिया कैसे खत्म होगी, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कविता में जो बताया गया है ना कि दुनिया खत्म होगी, तो दुनिया कैसे खत्म होगी। तो आंसर देखो, बहुत सरल आंसर है, आपको पता है, एक तो फायर से होगी, एक डिजायर से होगी। तो क्या है, द वर्ल्ड विल बी एंडेड बाय 2 कॉजेज, दुनिया 2 कारण से खत्म होगी। ठीक है, एक तो ड्यू टू फायर ऑफ डिजायर, डिजायर की, चाहत की आग से, यानी चाहत इतनी बढ़ जाएगी, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएंगी कि आदमी पृथ्वी की हित की चिंता ना करते हुए बस अपनी चिंता करेगा, तो पृथ्वी का नुकसान हो जाएगा। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हम फेस कर रहे हैं आज के समय, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ड्यूटी आउस और कोल्ड हेटेड, दूसरा रीजन क्या है दुनिया के खत्म होने का, आइस, आइस मतलब कोल्ड हेटेड, इंसान के मन में जो घृणा पनपती रहती है ना, जैसे एक देश दूसरे के देश के प्रति अगर ज्यादा घृणा से भर गया है तो उस पर हमला कर देगा, और अगर हमला कर दिया और बाई चांस न्यूक्लियर वेपन सब अवेलेबल है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो गया तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। और ग्लेशियर अगर पिघल गए सारे तो सब पृथ्वी जलमग्न भी हो सकती है, ठंडा होकर के बर्फ छा सकती है। तो कोल्ड हेटर्ड है ना, कोल्ड हेटर्ड भी मार सकता है, पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो 2 कारण है, द वर्ल्ड विल बी एंडेड बाय 2 कॉजेज, 2 कॉज के कारण खत्म होगा, ड्यू टू फायर ऑफ डिजायर, सेकंड ड्यू टू आइस ऑफ कोल्ड हेटर्ड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस फायर एंड आइस के हैं और 5 ओटी फायर एंड आइस की हैं। मुझे उम्मीद है कि मीनिंग्स और ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस कविता का वर्ड टू वर्ड एनालिसिस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखना है तो अध्ययन मंच चैनल पर ही आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th को चुनना, उसमें आपको वीडियोज इसकी एक्सप्लेनेशन की मिल जाएगी और बाकी वीडियोज भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जुड़े रहिए अध्ययन मंच के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।